आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो कि क्लास 11th आईएससी का 7th चैप्टर है। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं अपने चैप्टर से। तो सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनकी बॉडीज़ में बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती हैं। डिफरेंस क्या है गाइस कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहती हैं और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती है। मगर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल प्रेजेंट रहती है और उसी को सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। आप अगर एक साइंटिफिक टर्म लेना चाहें तो हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हायर डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जबकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में लोअर डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर होता है। गाइस, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? अगर मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपको मैंने बोला आपको फिजिक्स का होमवर्क करना है, केमिस्ट्री का करना है, बायोलॉजी का करना है और इंग्लिश और हिंदी का होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। दूसरा केस मैं ले लेता हूँ, अगर मैंने आपको बोला आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का करना है और बाकी सब्जेक्ट्स का जो वर्क है वो मैंने आपके फ्रेंड को दे दिया कि वो आपकी हेल्प करेगा। तो इस केस में जो सेकंड वाला केस है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ गया, मगर जो पहले वाला केस था उसमें डिवीजन ऑफ लेबर कम हो गया। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में एक ही आदमी को बहुत सारे टास्क करने थे और दूसरे केस में दो आदमी हैं और टास्क भी दोनों के पास कम हो चुके हैं। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है गाइस डिवीजन ऑफ लेबर को समझने का। अब यहाँ पर आपकी आती है पहली डेफिनेशन टिश्यू की। तो अपनी टिश्यू की डेफिनेशन को भी अपडेट कर लीजिए। अगर अब आपको पूछा जाए व्हाट इज़ अ टिश्यू, तो आप लिखेंगे टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सेम सेल्स ऑफ कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टिश्यू की नई डेफिनेशन। और साथ ही साथ एक और टर्म ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पहले टॉपिक एनिमल टिश्यू की। सो गाइज, अब बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। हमारी बॉडी में टोटल 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। वो 4 टाइप के टिश्यू कौन कौन से हैं? पहला है आपका इपीथीलियल टिश्यू, दूसरा है मसल टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है न्यूरल टिश्यू। आज की वीडियो में हम इपीथीलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इपीथीलियल का मतलब क्या होता है। आपका इपीथीलियल टिश्यू 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है आपका इपी और दूसरा है आपका थीलियल। ठीक है, इपी का मतलब क्या होता है? इपी का मतलब होता है अपॉन और थीलियल का मतलब होता है आपका ग्रोज। तो अगर मैं इसे कंबाइनली बोलूं तो ऐसे टिश्यूज जो दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो होते हैं उन्हें हम इपीथीलियल टिश्यू कहते हैं। इसको पहली बार डिस्कवर किसने किया था, या फिर इसका नेम जो है पहली बार 18th सेंचुरी में लिया था। ठीक है, 18th सेंचुरी में पता चला था कि ऐसा टाइप का टिश्यू है। किन्हें पता चला था? इन्हें पता चला था एक डच एनाटोमिस्ट को। ठीक है, एक डच एनाटोमिस्ट थे, उन्होंने बताया एक ऐसा टाइप का टिश्यू है जो दूसरे टिश्यूज के ऊपर रहता है और उसका नाम इपीथीलियल टिश्यू है। ठीक है, तो ये थी गाइस इसकी हिस्ट्री और इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सपोज ये आपके पास 2 सेल्स हैं। ठीक है, ये भी इपीथीलियल सेल है, ये भी इपीथीलियल सेल है। तो जो 2 इपीथीलियल सेल्स रहती हैं वो एक दूसरे से एक फाइन गैप से सेपरेटेड रहती हैं। ठीक है, एक फाइन गैप रहता है, आपको क्लियरली दिख जाए इसीलिए मैंने ये थोड़ा बड़ा बनाया है। एक्चुअली में बहुत फाइन गैप रहता है। ठीक है, इसे हम इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिखा है, मगर मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका नाम इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होता है। अब जो 2 है, तो ये तो हो गया एपिथेलियल सेल और ये इसे हम नेबरिंग सेल कहते हैं। तो हमारी जो नेबरिंग सेल है वो एपिथेलियल सेल से कैसे लिंक्ड रहती है? ये पैक्ड रहती हैं एक दूसरे के साथ या फिर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरसेल्यूलर जंक्शन। दे बोथ आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरसेल्यूलर जंक्शंस।
ठीक है। मेनली क्या होता है, हमारी नेबरिंग सेल्स जो रहती है वो हमारी एपिथेलियल सेल के साथ इंटरसेल्यूलर जंक्शन की मदद से ही रह पाती है। ठीक है, इंटर सेल्यूलर जंक्शन, इसकी मदद से ही ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। अब आपके इंटरसेल्यूलर जंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे डेस्मोसोम्स हो गए, आपके गैप जंक्शंस हो गए, आपका टाइट जंक्शंस हो गए, आपके इंटरसेल्यूलर ब्रिजेस हो गए, क्लोज फिटेड फोल्ड्स, ये सब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में भी गिवन है। हमारी जो दो एपिथेलियल सेल्स हैं या फिर दो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ एथरिंग्स जंक्शन की मदद से रहते हैं। ठीक है। एथरिंग जंक्शन क्या करता है, ये एक सीमेंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। सीमेंटिंग से क्या होता है, ये इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच्ड रखता है हमारा एथरिंग्स जंक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एथरिंग्स जंक्शन। अब एथरिंग जंक्शन क्या है, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 और ये आपका 3। एथरिंग्स जंक्शन जो है वो आपके 3 टाइप के रहते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से हैं, जोन्यूला। गाइज यहाँ पे क्या है कि मैं कई जगह पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ कर देता हूँ, सो गाइज आप प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। आप खुद समझ लीजिए कि मेरा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होना था और मैंने गलती क्या कर दी है। ठीक है। पहला है जोन्यूला, दूसरा डेस्मोसोम्स और तीसरा हेमीडेस्मोसोम्स, स्मोसोम्स। ठीक है। आपका जो जोन्यूला है वो क्या है, सबसे पहले हम जोन्यूला एधेरेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जोन्यूला एधेरेंस जो है इनका प्लेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। सबसे पहला आप नोट भी करते जाइए। सबसे पहले जोन्यूला में आप लिखेंगे कि इनका प्लेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर जो रहता है, ये माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स किससे, प्रोटीन एक्टिन से मिलके बने हैं। प्रोटीन एक्टिन से मिलके बने हुए रहते हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स। अब इसका काम क्या है, जोन्यूला एधेरेंस का काम रहता है होल्डिंग का, या फिर हम इसे एंकरिंग भी बोलते हैं। इसका होल्डिंग का काम रहता है, ये होल्डिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं डेस्मोसोम्स की। डेस्मोसोम्स क्या होता है गाइस, ये हमारे जोन्यूला के तरह ही होते हैं, बस ये क्या होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है। इस तरीके के ये थिक रहते हैं एज कम्पेयर टू जोन्यूला एधेरेंस। ठीक है। और ये प्रोटीन एक्टिन, मतलब जो इनके माइक्रोफिलामेंट्स है, ये प्रोटीन एक्टिन से नहीं बल्कि टोनोफाइब्रिल से मिलके बने रहते हैं। ठीक है। किससे रहते हैं, टोनोफाइब्रिल्स। टोनोफाइब्रिल्स क्या है, जो कैरेटिन और प्रोटीन से मिलके हमारा जो नया सब्सटेंस है उसे टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं। जब प्रोटीन और कैरेटिन एक्ट करते हैं तो वो टोनोफाइब्रिल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने क्या जान लिया कि डेस्मोसोम्स जो रहते हैं वो थिक रहते हैं और वो प्रोटीन एक्टिन से नहीं बल्कि टोनोफाइब्रिल्स से मिलके बने होते हैं। इनका फंक्शन भी सेम है, ये होल्डिंग का ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जान लिया हमने। अब बात कर लेते हैं हेमीडेस्मोसोम्स की। तो हेमीडेस्मोसोम्स में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इनका भी क्या होता है, प्लेक लाइक स्ट्रक्चर ही होता है और ये भी थिक होते हैं। ठीक है, प्लेक लाइक स्ट्रक्चर रहता है और ये थिक भी होते हैं। बस आपको क्या लिखना है कि इनमें सिंगल साइडेड डेस्मोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सिंगल डेस्मोसोम्स, ये ऊपर लिखा है, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया। इसमें सिंगल साइडेड डेस्मोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। बाकी ये भी क्या रहते हैं, प्लेक लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। तो जोन्यूला एधेरेंस का जैसा मैंने आपको बताया था प्लेक लाइक स्ट्रक्चर है, डेस्मोसोम्स का थोड़ा थिकर होता है मगर प्लेक लाइक ही होता है। वैसे ही हेमीडेस्मोसोम्स का क्या है, प्लेक लाइक स्ट्रक्चर ही है, बस इसमें क्या रहता है, सिंगल साइडेड डेस्मोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शन का। इनका फंक्शन अलग है गाइस, इन दोनों का फंक्शन होल्डिंग का था, मगर आपका हेमीडेस्मोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, दे जॉइन द एपिथेलियल सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपका हेमीडेस्मोसोम्स की मदद से ही क्या होता है कि आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें एपिथेलियल सेल्स जॉइंड होती हैं। ठीक है, ये आप लिख देंगे। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिया, आप खुद ही नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि गाइज आपका मेरे को बहुत बार कमेंट आता है नोट्स प्रोवाइड कीजिए, नोट्स प्रोवाइड कीजिए। सो ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं आपको बताते जाऊँ, आप खुद ही इसमें नोट्स बनाते जाइए। तो आई होप गाइज आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। एदरिंग्स जंक्शन का 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। अब हमने गैप जंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। सो गाइज गैप जंक्शन क्या होता है, गैप जंक्शन हेल्प करता है, दो आपको पता है यहाँ पे दो एपिथेलियल सेल्स हैं, तो गैप जंक्शन का काम क्या है, ये इन दोनों को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए गैप जंक्शन का फंक्शन, तो आप क्या लिखेंगे, गैप जंक्शन का काम है इन दोनों को, जो दोनों सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, इनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेट करने में कैसे हेल्प करता है, एपिथेलियल सेल्स जो रहता है यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। ठीक है, एक दूसरे के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, समझ गए आप। गैप जंक्शन क्या करता है, इन दोनों को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, बाय, अगर हम कैसे लिखेंगे, बाय कनेक्टिंग, by connecting their cytoplasm। अब गाइस जब इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देगा तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि आयंस और मॉलिक्यूल, आयंस और मॉलिक्यूल्स, जब ये इन दोनों को कनेक्ट कर देगा इनके साइटोप्लाज्म को, तो आयंस और मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा। ठीक है, और आयंस और मॉलिक्यूल्स का जब ट्रांसफर होगा तो इससे क्या होता है, केमिकल एक्सचेंज। ठीक है, जब आयंस और मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होगा तो इससे केमिकल एक्सचेंज होता है, और इसी के मीडियम से ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आपका गैप जंक्शन भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की। ठीक है, किसकी करेंगे हम बात, बेसमेंट मेम्ब्रेन की। बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करने वाले हैं गाइस। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है कि आपका जो एपिथेलियल सेल है वो हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के साथ होल्डेड रहता है, और एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो एपिथेलियल सेल है, आपकी जो एपिथेलियल सेल है, ये हमेशा जो आपकी एपिथेलियल सेल है ये क्या रहती है, एपिथेलियल सेल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से एंकर्ड रहती है, होल्डेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू से होल्डेड रहती है, और किसके मीडियम से होल्डेड रहती है, बाय अ नॉन सेल्यूलर लेयर, नॉन सेल्यूलर लेयर। और इसी नॉन सेल्यूलर लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसी नॉन सेल्यूलर लेयर को हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन एक बार नोट कर लीजिए। तो गाइस ये सारे टर्म तो क्लियर हो गए। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो गाइज आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे गिवन है, इनमें से मैं आपको एक दो मेन कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी की आप बुक से एज इट इज़ पढ़ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, कि सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज जो होती हैं वो अटैच्ड रहती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, एडजेसेंट सेल्स जो रहती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरसेलुलर सीमेंट की मदद से कनेक्टेड रहते हैं। तीसरा, कुछ केसेस में क्या रहता है कि आपके कनेक्टिंग ब्रिजेस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, दो सेल्स हैं इनके बीच में कनेक्टिंग ब्रिजेस प्रेजेंट रहते हैं। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो रेजिस्टेंस एब्रेशन, एब्रेशन की टूवर्ड जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज किया जा सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ कैरेटिन।
ठीक है। अगर आपको पूछा जाए हाउ कैन एब्रेशन बी इंक्रीज, तो आप लिख देंगे बाय इंक्रीजिंग द प्रेजेंस ऑफ कैरेटिन एब्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड। तो ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक थे एपिथेलियल टिश्यू के। आपके बुक्स में 6 दे रखे हैं, वो आप खुद से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज की। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू जो हैं उनके आपके पास टोटल 9 मेन फंक्शंस है, और फंक्शंस सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, एपिथेलियल टिश्यू जो होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ को। अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ को कैसे प्रिवेंट करती हैं? सबसे पहले डिहाइड्रेशन से, एंट्री ऑफ जर्म्स, और मैकेनिकल और केमिकल दोनों टाइप की इंजरीज से उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दूसरा फंक्शन है सिक्रीशन का। एपिथेलियल ग्लैंड्स जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं वेरियस सब्सटेंसेस को। वेरियस सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? म्यूकस हो गया, गैस्ट्रिक जूसेस हो गया, हार्मोन्स हो गया। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं? नेसेसरी होते हैं हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन जो है थर्ड मेन फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन का काम क्या है? एपिथेलियल लाइनिंग्स जो होती हैं वो इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट रहती हैं, एपिथेलियल लाइनिंग कहाँ? इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट रहती हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल में हेल्प करती हैं। चौथा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एपिथेलियल लाइनिंग्स जो रहती हैं वो क्या करती हैं? एक्सक्रीशन या फिर एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट में हेल्प करती हैं। फिफ्थ है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है? सीलिएटेड एपिथेलिया जो होती हैं वो रेस्पिरेटरी और जेनिटल, ठीक है, जेंटियल जो आपका पैसेज होता है यहाँ पे फ्लूइड्स का कंडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, फ्लूइड्स को लाने ले जाने में हेल्प करती हैं। रेस्पिरेशन, जो एपिथेलियल लाइनिंग्स है वो हमारे लंग्स और एल्वोलाई में प्रेजेंट रहती हैं और ये गैसेस एक्सचेंज में हमारा हेल्प करती हैं। सेवेंथ है एक्सोस्केलेटन फॉर्मेशन। एक्सोस्केलेटन फॉर्मेशन क्या है? ये हमारे एक्सोस्केलेटन्स का फॉर्मेशन करती हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। एक्सोस्केलेटन आप हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं। एक्सोस्केलेटन का मतलब है स्केल्स, नेल्स, हम में जैसे हेयर्स और नेल्स हो गया, स्केल्स हो गया, हॉर्न्स हो गया, फेदर्स हो गया, ये एक्सोस्केलेटन होते हैं। ठीक है, एट्थ है सेंसेशन। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सेंसेशन का फंक्शन भी करता है। सेंसेशन का फंक्शन कैसे करता है? सेंसरी एपिथेलियम, जो सेंसरी एपिथेलियम है ये सेंसरी ऑर्गन्स को क्या करता है? नर्व इम्पल्स भेजता है। ठीक है, और इसकी मदद से ये कोऑर्डिनेट करता है। लास्ट 9th फंक्शन जो है उसका वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमारा जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स का एग्जांपल क्या है गाइस? ये जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे सेविनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि मेल्स में होता है और ओवरी इन फीमेल्स। इन दोनों से आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगली वीडियो में जल्द ही अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और वो वीडियो थोड़ा मैं लेंथी बनाऊंगा ताकि हमारा ज़्यादा पोर्शन कवर हो सके। सो तब तक के लिए गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही साथ गाइज, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में भी उसको ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।